नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल सब पढ़ो सब बड़ों में। दोस्तों एनसीईआरटी का तारतम्य जारी है और पॉलिटिकल साइंस सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान के अध्याय 8 में हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। पहले पार्ट में हमने अपने जीवन में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं पर नज़र डाली। हमने इस पर भी विचार किया कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने से वहाँ के लोगों के काम धंधों पर कैसे असर पड़ता है, वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वहाँ की फसलें, दूसरी चीज़ें किस तरह उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस पार्ट में हमने यह भी देखेंगे कि गाँव के लोग किन विभिन्न तरीक़ों से अपनी आजीविका चलाते हैं। पहले दो पार्टों की तरह यहाँ भी हम इसकी पड़ताल करेंगे कि क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के समान अवसर उपलब्ध हैं या नहीं। उनके जीवन की परिस्थितियां एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती हैं और वे किन समस्याओं का सामना करते हैं, इसे भी हम देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। ऊपर दी गई तस्वीरों में लोग जो काम करते हुए दिख रहे हैं उन काम का वर्णन करें। खेती से जुड़े कामों को अलग कीजिए और जो काम खेती से जुड़े हुए नहीं हैं उनकी एक सूची बनाइए। अपने ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोगों को कई तरह के काम करते हुए देखा है उनमें से कुछ का चित्र बनाकर उनके बारे में लिखिए। तो ये खेती से जुड़े और जो खेती से नहीं जुड़े हैं पूरे प्रकार के काम दिए हुए हैं। एक छोटा सा एक्सरसाइज है बच्चों के हिसाब से, इसमें इतनी खास ज़रूरत नहीं है और अगर आप 6 क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप इसे ज़रूर बुक से कंप्लीट करिए, क्योंकि हम एक आपको छोटी सी बात बताएं कि जो भी स्टडी हम करते हैं उसमें बेसिकली किसी भी एक्सरसाइज का बहुत बड़ा महत्व होता है और वही चीज़ आपको आगे बढ़ाती है सामान्य लोगों दूसरे लोगों से। आप कहते हैं आप टॉपर हैं, तो टॉपर होने का कारण है कि आप वो बातें देखते हैं जो दूसरे नहीं देखते हैं, और अगर आप टॉपर नहीं हैं, फेलियर की तरफ जा रहे हैं, तो कारण सिर्फ इतना है कि आप टॉपर की तरह सोच नहीं पा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। कलपट्टू गांव तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है कलपट्टू। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांवों की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी हैं जो मुख्य गली में हैं। जो मुख्य गली है वह बाजार की तरह दिखती है। उनमें आपको तरह तरह की कई छोटी दुकानें दिखेंगी, जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान तथा 2 दुकानें बीज और खाद की, 4 दुकानें चाय की, जहाँ टिफिन भी मिलता है। यहाँ टिफिन का मतलब है खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें, जैसे सुबह इडली, डोसा व उपमा मिलता है और शाम के नाश्ते में बौड़ा और मैसूर पाक मिलता है। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है। उनके घर में ही लोहे की चीज़ें बनाने का काम चलता है। बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है, वहाँ साइकिल किराए पर भी मिलती है। गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं और कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लॉरी चलाने का काम करते हैं। गाँव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। ज़्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। यहाँ आम और नारियल काफी बाग हैं। कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। आइए कुछ लोग से मिलें जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं और देखें कि हम उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। धान की रोपड़ कमरतोड़ काम होता है। देखिए, धान की रोपाई जो है वो एक कमरतोड़ काम होता है, जिसमें कंटिन्यूसली इसी पोजीशन में लोगों को काम करना होता है और ये बहुत ही मेहनत का काम है दोस्तों। इसे कभी आप देखेंगे तब आप इसे समझेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। तुलसी, हम सब यहाँ रामलिंगम की ज़मीन पर काम करते हैं। उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। शादी से पहले भी मैं मायके में धान की खेतों में ही मजदूरी करती थी। यहाँ मैं सुबह 8:30 से शाम 4:30 तक काम करती हूँ। रामलिंगम की पत्नी करुथम्मा काम की निगरानी करती है। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। यह उन मौक़ों में से एक है। मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगम हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। जब
मैं कम उम्र की थी तो मैं निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है मुझे झुककर काम करने में, देर तक पानी में पैर डुबोए रहने में तकलीफ होती है। रामलिंगम एक दिन का 40 रुपये मजदूरी देता है। मेरे गांव में मजदूरी के रेट से यह थोड़ा कम है, फिर भी मैं मजदूरी के लिए नहीं यहीं आती हूँ। रामलिंगम पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर वह मुझे ही बुलाएगा। बाकी लोग की तरह वह आस पड़ोस के गांव में सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता। मेरा पति रमन भी एक मजदूर है। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। साल के इन महीनों में वह खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। जब खेत में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास की खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है। ये पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ और सफाई करती हूँ। दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल में लकड़ी भी लाती हूँ। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है जहां से पानी लेकर आती हूँ। मेरा पति घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करते हैं। क्या तुलसी को साल भर कमाई के मौके मिलते हैं? ऊपर दिए गए चित्र के आधार पर बताइए। देखिए, जो पूरा सेशन हमने देखा उसमें गौर से जरा देखिएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये पूरे 12 महीने हैं। इन 12 महीने के चक्र को देखिए। इस हिस्से पे बीड़ा बनाना, यहाँ पर रोपाई होती है, फिर ये निराई होती है और इस हिस्से पे कटाई होती है। अब जो इतना समय है वो क्या हो गया, जनवरी से अप्रैल तक का ये खाली चला गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या इन्हें पूरे वक्त इनको काम मिलता है? तो नहीं, इन्हें पूरे वक्त काम नहीं मिलता। ये जो इनका काम है वो लगभग मई जून से लेके नवंबर दिसंबर के बीच तक का ही काम इनको मिलता है। बाकी के महीने इन्हें क्या करना पड़ता है, ये दूसरे किसी काम की तलाश करते हैं अथवा ये घर पर रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारी 2 बेटियां हमारे जीवन की खुशियां हैं। दोनों ही स्कूल जाती हैं। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल में ले जाना पड़ा। हमने इसके इलाज के लिए रामलिंगम से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी गाय बेचनी पड़ी। तुलसी के काम का विवरण दीजिए। यह रमन के काम से कैसे अलग है? तुलसी को अपने काम के लिए बहुत कम पैसा मिलता है। आपकी समझ में खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कम पैसे पर काम क्यों करना पड़ता है? आपके क्षेत्र में या पास के गांव में कौन सी फसल उगाई जाती है? वहां खेतीहर मजदूर किस तरह काम करते हैं? अगर तुलसी के पास खेती की जमीन होती तो उसकी कमाई यानी आजीविका के तरीके कैसे अलग होते? चर्चा कीजिएगा। जैसा कि आपने तुलसी की कहानी में पढ़ा, ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवार का बहुत सारा समय पानी और जलवान की लकड़ी लाने और जानवर चराने में बीतता है। इन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन गरीब परिवार में ये काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे मजदूरी से जो थोड़ा पैसा कमाते हैं उससे गुजारा नहीं होता। घर चलाने और ज़िंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतीहर मजदूर हैं। कुछ के पास ज़मीन के छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन हैं। कई बार जब पूरे साल इन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसम में ही होता है। आइए जानते हैं शेखर की बातों को। शेखर, हमें धान अपने घर लाकर जाना है। हमें ये धान घर लेकर जाना है। मेरे परिवार ने अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है। हमारे पास 2 एकड़ ज़मीन है। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद ले लेता हूं और बदले में उनके खेतों में कटाई करवा देता हूं। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़ा कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है। अगर बाजार में बेचूं तो ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा है कि जिन किसानों ने उधार लिया है वे उसी को अपना धान बेचें। अब मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा। इनमें से कुछ से तो मैं अपना उधार चुका दूंगा और बाकी घर में लग जाएगा। लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है, इसलिए मुझे और पैसा कमाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए मैं रामलिंगम की चावल की मिल में काम करता हूँ। वहाँ मैं पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय भी है। उसका दूध हम यहीं की सरकारी समिति में बेच देते हैं, जिससे रोज़ के खर्चों के लिए थोड़ा सा पैसा मिल जाता है। कर्ज लेने पर, जैसा कि
जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा कि कई बार शेखर जैसे किसान जरूरी चीज़ें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं। अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते तो फसल में को कीड़ा लग जाता है तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते और कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। जल्दी ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले वह उसे चुका नहीं पाता और इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया। पिछले कुछ सालों में यह किसान की विपदा का मुख्य कारण बन गया और कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या तक कर ली। शेखर का परिवार क्या काम करता है? आपके विचार में शेखर दूसरे मजदूरों से अपने खेत में काम करने के लिए क्यों नहीं लगाता? शेखर शहर के बाजार में अपना धान क्यों नहीं बेच पाता? शेखर की बहन मीना ने भी व्यापारी से उधार लिया था परंतु वह अपना धान उसको नहीं बेचना चाहती। उसने व्यापारी के एजेंट से कहा कि वह अपना उधार चुका देगी। मीना और व्यापारी के एजेंट के बीच इसको लेकर क्या बातचीत हुई होगी? दोनों के तर्कों को लिखिए। शेखर और तुलसी के जीवन में क्या समानता है और क्या अंतर है? आपके उत्तर में निम्नलिखित आधार हो सकते हैं, लेकिन उनके पास कितनी जमीन है, उनको उधार क्यों लेना पड़ता है और उनको कमाई के साधन कमाई के साधन क्या है और उन्हें दूसरों की जमीन पर काम करने की क्या जरूरत है? रामलिंगम और करुथम्मा। जमीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल है और बीज व कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान है। चावल की मिल में उन्हें कुछ अपना पैसा लगाया और थोड़ी सरकार बैंक से कर्ज लिया था। वे कलपट्टू और आसपास के गांवों से ही धान खरीदते हैं। मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेच दिया जाता है, उससे उन्हें अच्छी खासी कमाई हो जाती है। भारत के खेतीहर मजदूर और किसान। कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह ही खेतीहर मजदूर हैं। शेखर की तरह के छोटे किसान हैं और रामलिंगम जैसे बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतीहर मजदूरों के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर हैं और इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। शेखर जैसे छोटे किसानों को लें तो उनकी ज़रूरत के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत के 80% किसानों की यही हालत है। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान गांव का अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है और कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसे देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना इत्यादि। ऊपर दिए गए आंकड़ों को देखते हुए क्या आप यह कह सकते हैं कि भारत के अधिकतर किसान गरीब हैं? आपकी राय में इस स्थिति को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है? सुझाव आपसे मांगता हूं, अवश्य दीजिएगा। हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल में उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठे करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। इसी तरह सरकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का एक मुख्य साधन है। समुद्र तटीय इलाकों को हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। आइए अरुणा और पारिवेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा और जानें। यह परिवार कलपट्टू के पास पुदुपेट नाम के गांव में रहता है। नागालैंड के सीढ़ीनुमा खेती। यहाँ एक्चुअली क्या है, सारा नागालैंड जो है वो थोड़ा सा पूर्वी इलाका है और यहाँ पर क्या है, सीढ़ीनुमा खेती होती है। यह एक गांव है जिसका नाम चिजामी है। यह नागालैंड में फेक जिले में है और इस गांव में रहने वाले लोग चखेसंग समुदाय के हैं। वे सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी
कि ढलाऊ ज़मीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है और उस ज़मीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रह पाए और चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है। चिजामी के लोगों के पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठा बैठकर खाना खाता है और ऐसा कई दिनों तक चलता है जब तक काम खत्म नहीं हो जाता। पुदुपेट कलपुट्टू से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास होते हैं और वहाँ चारों ओर जल और कैटामरेन मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव की पंक्तियाँ दिखाई देती हैं। सुबह 7 बजे समुद्र किनारे बड़ी गहमा गहमी रहती है। इस समय सारे कैटामरेन मछलियाँ पकड़कर लौट आते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो जाती हैं। मेरा पति पारीवेलन, मेरा भाई और जीजा आज बड़ी देर से लौटे। मैं बहुत परेशान हो गई थी। ये हमारे कैटामरेन में इकट्ठे ही समुद्र में जाते हैं। उन्हें बताया कि आज वे तूफान में फंस गए थे। आज जो मछलियाँ पकड़ी गईं उनसे मैंने परिवार के लिए कुछ मछलियाँ एक तरफ उठाकर रख दी। बाकी मैं नीलाम कर दूंगी। इस नीलामी से जो पैसा मुझे मिलता है वह 4 भागों में बट जाता है। 3 हिस्से उन 3 लोगों के बट जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं। बाकी एक हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव और जाल वगैरह होते हैं। चूँकि जाल कैटामरेन और उसका इंजन हमारे हैं तो वह हिस्सा भी हमें ही मिलता है। हमने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा है जो कैटामरेन में लगा हुआ है। इससे ये लोग समुद्र में दूर तक जा पाते हैं और ज़्यादा मछलियाँ मिल पाती हैं। नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियाँ खरीदती हैं वे टोकरे भर भर कर पास के गाँव में बेचने के लिए ले जाती हैं। कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों के लिए मछलियाँ खरीदते हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक ही नीलामी का काम निपटा पाती हूँ। शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह 2 बजे वे फिर समुद्र की तरफ चल देंगे। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है और इन महीनों में हम व्यापारियों से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। इस कारण बाद में हमें मजबूरी में उसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और हम खुली नीलामी नहीं कर पाते। वे खाली महीना काटना सबसे मुश्किल होता है। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन, आइए पढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेतीबाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल हैं जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुवाई, निराई और कटाई। फसल अच्छी हो तो इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर हैं। इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है। बुआई और कटाई के समय लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं और दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं। फिर भी हम उनके जीवन की इस परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफ़ी समानताएं पाते हैं। लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस ज़मीन को जोतते हैं वह कैसी है। कई लोग उस ज़मीन पर मजदूरों के रूप में निर्भर हैं। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और बाजार में बेचने के लिए भी फसलें उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे वे पैसा उधार लेते हैं। गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी जमीनों, व्यापार या अन्य काम धंधों पर फूल फल रहे हैं। फिर भी ज़्यादातर छोटे किसानों, खेतीहर मजदूरों, मछली पकड़ने वाले परिवारों और गांव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिलता।
एक चैप्टर था दोस्तों, हमने बहुत ही अच्छे चैप्टर को पढ़ा। इसमें हमने 2 परिवारों के बारे में जानकारी जुटाई। उस जानकारी से हमें पता चला कि किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका चलती हैं, और हमने बहुत ही अच्छी जांच पड़ताल में से ये चीज़ जानी कि परिवार के लोग किस तरीके से अपने गांव अपना गुजर बसर करते हैं, किस तरीके से वो खेत पर निर्भर हैं, किस तरीके से वे समुद्र पर निर्भर हैं। और इसके अलावा आपके आस पड़ोस के समय अगर एटमॉस्फेयर में भी देखें तो आपको इस तरीके के लोग मिल जाएंगे जो स्वयं के आजीविका पर चलते हैं, परंतु उन्हें कुछ कारणवश आजीविका चलाने के लिए दूसरों से उधार लेना पड़ता है, और उस उधार के चलते वो धीरे धीरे अन्य और उधार को बढ़ाते बढ़ाते और वो उस उधार में दब जाते हैं। ये हमारे देश में, हम पूरे मतलब भारत में इस प्रकार की समस्या से लोग गुजर रहे हैं और इन सब समस्याओं से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपका क्या सुझाव है इस परिस्थितियों को बढ़ाने या घटाने के लिए, या वरन कहा जाए तो इस चीज़ से सुलझने के लिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा। दोस्तों, ये चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है। इस पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर से आज हमने अध्याय 8 को बहुत अच्छे तरीके से समझा। इसमें हमने बहुत अच्छी चीज़ें जानी, और ऐसी बातें, अच्छी बातें, अच्छे चैप्टर हम आगे भी पढ़ते रहेंगे और आगे लाते रहेंगे। तब तक, जब तक कुछ खास नया नहीं है, हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।